नमस्कार, मैं परवेश बामल और आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। भारत एक ऐसा मुल्क है जहां आवाजें सिर्फ शब्द नहीं, पहचान बन जाती हैं। और कहीं कहीं आवाजें इतनी अलग होती हैं कि वो एक पूरे समुदाय को एक अलग आयाम और एक पहचान दे देती हैं। मेघालय की हरी भरी पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच ऐसा ही एक गांव छुपा है जिसका नाम है कॉन्गथोंग, जिसे दुनिया आज विस्लिंग विलेज या सिंगिंग विलेज के नाम से जानती है। यह गांव इतना दुर्गम रहा है कि बिजली यहां पहुंची साल 2000 में और मोटर योग्य सड़क पहुंची साल 2013 में। पर इसी अलगाव ने जन्म दिया एक अनोखी परंपरा, जिंगरवाई इयाव बेई, जो यहां के लोगों की आत्मा है। यहां जब कोई नवजात पैदा होता है तो मां अपने दिल की गहराई से एक धुन रच देती है। यह धुन कुछ ही दिनों में बुजुर्गों के पास जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि गांव की किसी और धुन से यह मेल ना खाए। और फिर वही धुन उस व्यक्ति की जिंदगी भर की पहचान बन जाती है। असल नाम तो है, पर असली पहचान नोट्स और साइलेंसेस और एक मधुर धुन जो उस इंसान की ताउम्र अमिट पहचान रहती है। ये धुनें दो रूप लेती हैं। लंबा रूप जो जंगलों और दूर खेतों में पुकारने के लिए करीब 30 सेकंड तक चलता है, और छोटा रूप कुछ शुरुआती नोट्स जो नजदीक बुलाने या रोजमर्रा की बातचीत के लिए काम आते हैं। गांव के नेता रॉथेल कॉन्गसेट बताते हैं कि ये धुनें आसपास की प्रकृति, पक्षियों और जंगल की फुसफुसाहट से प्रेरित हैं। और जैसा कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट तिपलुत नोंगब्री बताती हैं कि ये फ्लोटिंग साउंड ऐसे हैं जिन्हें लिखकर कैद कर पाना आसान नहीं है। कॉन्गथोंग के लोग खासी ट्राइब से हैं और सेंग खासी धर्म अपनाते हैं। यहाँ की सामाजिक रचना मैट्रिलिनियल है। जमीन और संपत्ति माँ से बेटी को मिलती है और पति पत्नी के साथ रहकर उसका नाम अपनाता है। माँ परिवार और विरासत की रखवाली करती है। पर यह कहानी सिर्फ खूबसूरत नहीं, थोड़ी जटिल भी है, क्योंकि प्रोफेसर नोंगब्री के शब्दों में यह कभी कभी एक तरीके की डिस्गाइज्ड पैट्रियार्की भी दिखती है, जहां आधिकारिक सत्ता और राजकाज के काम पुरुषों तक सीमित रह जाते हैं, जबकि महिलाओं पर परवरिश और सांस्कृतिक जिम्मेदारियों का बोझ रहता है। लोक कथाएं बताती हैं कि लंबी धुनें जंगल में दुष्ट आत्माओं को दूर रखने के लिए गाई जाती थी। कहते हैं आत्माएं बोले हुए नाम तो पहचान जाती हैं, मगर धुनों को नहीं। इसलिए धुन ही बन गई एक सुरक्षा कवच और एक सामुदायिक रक्षा प्रथा। और यह सिर्फ एक संचार प्रणाली नहीं है, यह एक सांस्कृतिक कवच है जो व्यक्तिगत पहचान से सामुदायिक जुड़ाव तक को आकार देता है। पर आज इस विरासत पर नई चुनौतियां भी टूट कर आ रही। कॉन्गथोंग में करीब 900 लोग रहते हैं, यानी लगभग उतने ही अनूठे सुर और धुनें। उनकी आजीविका कृषि पर टिकी है। ब्रूम ग्रास, कॉफी, अनानास और खासी हनी उनकी मेहनत के फल हैं। लेकिन जब टीवी और मोबाइल आए तो युवा अब धुन बजाने और जंगल में पुकारने के बदले फोन उठाकर दोस्त को कॉल करने लगे। कई नई धुनें अब बॉलीवुड के नोट से भी प्रभावित दिखती हैं। और क्योंकि गांव में स्कूल सिर्फ कक्षा 8 तक है, तो जब युवा उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं तो वह उस धुन से दूर होने लगते हैं। यह वही विडंबना है जो ये बताती है कि जिस परंपरा को दुनिया पहचानने को बेताब है, वह अपने ही घर में संरक्षण के लिए संघर्ष कर रही है। लेकिन फिर भी उम्मीद बनी है। 2021 में भारत सरकार ने कॉन्गथोंग को यूएनडब्ल्यूटीओ के वर्ल्ड्स बेस्ट विलेज कॉन्टेस्ट के लिए चुना और यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज सूची में इसे लाने के प्रयास चल रहे हैं। यूएनडब्ल्यूटीओ उस तरह के गांवों को पहचान देता है जो पर्यटन का बुद्धिमानी से इस्तेमाल कर अपनी विरासत और स्थानीय आजीविका को जोड़ते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की दिशा में चलते हैं। इसी सोच के साथ यहां विकास परियोजनाएं भी शुरू हुई, जैसे मेघालय इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस के तहत ग्रामीण आवास इकाइयों का विकास, ट्रैवलर्स नेस्ट कॉटेज, एक पार्किंग नोड, स्ट्रीटस्केप सुधार और एक कम्युनिटी सेंटर। इन विकास कार्यों के लिए एक उप परियोजना की लागत लगभग 4.66 करोड़ निर्धारित की गई है। कम्युनिटी सेंटर का उद्देश्य है जिंगरवाई लाबेई की सांस्कृतिक प्रथा को संरक्षित करना, स्थानीय आजीविका और इंडिजिनस नॉलेज को प्रदर्शित करना और एग्जीबिशन एरिया में इस विस्लिंग कल्चर की जानकारी रखना। दिसंबर 2021 की जन परामर्श बैठकों में स्थानीय लोगों ने इन पहलों को समर्थन भी जताया। लिविंग रूट ब्रिजेस, बैम्बू ट्रेल्स और सुंदर व्यू पॉइंट्स के साथ गांव एक समग्र ग्रामीण पर्यटन स्थल बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी कभी कभी तुलना में अक्सर सच सामने दिख ही जाता है, जैसे कि कैनरी द्वीप का सिल्बो गोमेरो
और तुर्की की बर्ड लैंग्वेज दोनों को यूनेस्को की मान्यता मिल चुकी है और वे स्कूलों में पढ़ाई जाती है। वहीं जिंगरवाई लाबेई के अभ्यासकर्ताओं की संख्या सिर्फ करीब 700 ही है और अभी यह हमारी स्कूल पाठ्यक्रम की शख्सियत में भी शामिल नहीं है। इसलिए संरक्षण अब सिर्फ स्थानीय प्रयास नहीं रह जाता, यह एक राष्ट्रीय और संस्थागत सवाल बनता जा रहा है। कॉन्गथोंग की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी सभ्यता ने प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर कैसे ऐसी प्रणालियां रची हैं जो शब्दों से परे पहचान बनाती हैं। यह गांव केवल एक जगह नहीं, यह हमारी सांस्कृतिक विविधता और इंडिजीनियस नॉलेज का संजीव प्रमाण है। और जब भारत विश्व स्तर पर अपनी विरासत पर गर्व कर रहा है तो हमें सोचना होगा कि क्या केवल पर्यटन पर भरोसा करके यह धुनें बच पाएंगी, या हमें दीर्घकालिक संस्थागत उपाय करने होंगे, जैसे इन धुनों को प्राथमिक शिक्षण में शामिल करना, स्कूलों में इन्हें पढ़ाना और ऐसे समुदाय उन्मुख संरक्षण प्रोग्राम बनाना ताकि ये धुन आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रहें। और क्या हम इन अमूर्त सांस्कृतिक संपत्तियों को भूलने देंगे या उन्हें अपने स्कूलों और संस्थानों में जिंदा रखेंगे? यह निर्णय अब हमारे सामने है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपके मन में भी कोई धुन उठी है तो ऐसा हो सकता है कि इसी धुन की पहचान वाला एक इंसान कॉन्गथोंग में। कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा। जय हिंद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट with Parvesh Pamil, only on Rapid Leaks YouTube channel.